बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन और बाकमाल अंदाज में गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आगही के इस सिलसिले में आज पेशी खिदमत है दूसरा प्रोग्राम। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं अपने थॉट्स आपके सामने रखूंगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की महारत। बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मैं किसी भी महफिल में, किसी भी मजलिस में जब भी जाता हूं, तो सबसे पहले और सबसे कॉमन जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम बातचीत में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, हम किसी महफिल की जान कैसे बन सकते हैं, या जब भी हम किसी महफिल में जाएं तो हम लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे सवालात के जवाब देने के लिए मैंने इस प्रोग्राम का इंतखाब किया। कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आप जानते हैं कि जो हजरत इंसान है, इसको जो बड़ी बड़ी चीज़ें वदीयत की गई, उनमें एक कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत, बोलना। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, इंसान के अलावा वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। हजरत इंसान को ये चीज़ वदीयत की गई कि वो लिख के, बोल के अपने जज्बात का, अपने एहसासात का इजहार कर सके। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट अल्फाज, वर्ड्स। दूसरा पार्ट जो है इसका, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज। तीसरा पार्ट वो है वॉइस क्वालिटी, टोनैलिटी, यानी कि हम जो बोलते हैं, हम उसका पिच कैसा है और उसके जो अल्फाज के ज़ेरो बम हैं वो किस तरह से अदा किए गए हैं। तो इन्हीं जो 3 कोर एरियाज हैं, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। उनके बाद हम ये देखेंगे कि हम जनरल क्या मिस्टेक्स करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करते वक्त। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है अल्फाज। दोस्तों, अल्फाज हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कदर कीमत के हामिल होते हैं। हमारे शहर के बहुत ही मशहूर शायर मेजर शहजाद नैयर साहब, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात कही अल्फाज के हवाले से। लफ्ज़ खुदा के बाद हमारा जो तारुफ है वो खुदा तक हुआ, यानी कि लफ्ज़ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुदा का जो एक तख़य्युल है, या जो खुदा कह लें कि खुदा के साथ जो हमारा जो कनेक्शन है, वो लफ्ज़ खुदा के बाद बना। तो लफ्ज़ आप देख सकते हैं इस लाइंस की रोशनी में कि लफ्ज़ कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। कोविड के दिनों में अमेरिका में 150 लफ्ज़ों को बैन किया गया। क्यों? कि ये जो 150 वर्ड्स थे वो मायूसी को, डिप्रेशन को या सेहत को बढ़ाते थे, इसलिए उन 150 लफ्ज़ों को कोविड के दिनों में बैन कर दिया गया। बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ 17 साल की उम्र तक जब बच्चा पहुँचता है तो वो 1 लाख मरतबा ना सुन चुका होता है। वो जब भी किसी नए काम को करना चाहता है, जब भी किसी नई चीज़ को हाथ डालना चाहता है, कोई नया वेंचर करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको हर तरफ से ना ही मिलती है। लफ्ज़ बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जब हम रिसर्च के हवाले से कम्युनिकेशन स्किल में पर्टिकुलरली इस सिनेरियो को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अल्फाज का जो रोल है वो 15% है। अल्फाज हमारी ज़िंदगी में इतनी मायने और कदर की अहमियत के हामिल होने के बावजूद इनका जो रोल है वो सिर्फ 15% तक है। बाकी 85% में हमारी जो है वॉइस की क्वालिटी और हमारी बॉडी लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ मैं जो आपके सामने रखूंगा वो है जी बॉडी लैंग्वेज। हजरत इंसान को बहुत कुछ वदीयत किया गया, ये कुछ ना बोले तब भी ये कम्युनिकेट कर सकता है। दुनिया में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, वो है इशारों की लैंग्वेज, इशारों की ज़ुबान। आप किसी नए मुल्क में जाएं, किसी नए इलाके में जाएं जहां आप उनकी बोली से वाकिफ़ नहीं, तो मैं और आप
इशारों की जुबान में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। जो इंसान है वो अगर हाथ को यूं हिलाए तो उसका भी एक मतलब है, वो अपने सर को ऐसे करके हिलाए तो उसका भी एक मतलब है, वो अपनी आंखों को झपके उसका भी एक मतलब है। हर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी हर चीज से आपकी जो नफ्सियात है, वो जो आपके अंदर जो चीज चल रही है वो यहाँ होती है। आप खुद ही कभी कीनली ऑब्जर्व करें कि जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो उनके कंधे झुके हुए होंगे यूं करके, या वो बिल्कुल ही जल्दी जल्दी में अपनी आंखें झपक रहे होंगे, या किसी बात को बड़े ही जल्दी जल्दी अदा कर रहे होंगे। इससे ये लगता है कि वो सामने वाला जो शख्स है वो एंजाइटी का शिकार है, वो डिप्रेशन का शिकार है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो हम जब भी किसी मजलिस में जाएं, किसी महफिल में जाएं, किसी इंटरव्यू में जाएं, तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर से पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए। उसके अंदर से एक मस्बत जो वाइब्स हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, या जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जब भी हमारे ऊपर वो तारी होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब होती है। तो सामने बैठा बंदा, वो आप खुद भी इरिटेट हो रहे होते हैं और सामने वाला बंदा भी इरिटेट हो रहा होता है। तो जब भी हम किसी महफिल में जाएं तो बहुत जरूरी ये बात कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ना तो बहुत तकब्बुर झलकना चाहिए और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गिरी हुई हो कि सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्ट ना कर सके। इसे एनएलपी की जुबान में या नफ्सियात की जुबान में इसे कहते हैं रेपो बिल्ड करना, कनेक्ट करना। सबसे पहला जो हम काम करते हैं किसी महफिल में, किसी मजलिस में जाने के बाद, वो ये है कि हम लोगों को कनेक्ट कर सके। बोलने से कबल, बात करने से कबल, किसी फिक्रे को अदा करने से कबल हम उसके साथ कनेक्शन बना लें। अगर हमारा कनेक्शन सॉलिड किस्म का बन जाएगा तो उसके बाद अगला काम बहुत आसान होता है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है, जो आपकी आवाज की पिच है, वो बहुत धीमी और बड़ी मधुर सी होनी चाहिए। वो जो आपकी आवाज का जो जीरो बम है वो ना तो ज्यादा ऊंचा हो और ना ही इतना धीमा हो कि सामने वाला बंदा आपकी बात को समझ ही ना सके, अंडरस्टैंड ही ना कर सके। तो ये जो 3 मेजर पार्ट्स है वो मैंने आपको बताए, उनमें एक बॉडी लैंग्वेज है, अल्फाज हैं, और तीसरी चीज है आपकी वॉइस की क्वालिटी। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आप जब भी आपको जिंदगी में मौका मिले आप इनको ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। इसका सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप या शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करें, या आप कैमरा लगा के मोबाइल फोन का या किसी छोटे कैमरे का जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करने के बाद आप ये जज किया कीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी है। आपके कंधे ज्यादा झुके तो नहीं, आपकी आंखें नीची तो नहीं, आपका जो सर है वो टिल्ड तो नहीं इस साइड पे या इस साइड पे। तो ये जो मेजर पार्ट्स है वो मैंने आपके सामने रखे। अब चलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या गलतियां करते हैं या क्या किन किस्म के मसले हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो सबसे अहम पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से वो है यू शुड बी एक्टिव लिसनर। एक चीज होती है सुनना। सामने वाला बंदा जब आपके सामने आपके साथ वो बातचीत में मसरूफ है या किसी महफिल में बहुत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप उनकी बातें सुनते वक्त अगर आप एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे, अगर आप उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे सुनने के हवाले से। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से वादे करता हूँ। अगर एक बंदा मेरे से बात कर रहा है और मैं अपनी आंखें नीचे किए बैठा हूं या मैं किसी चीज से खेल रहा हूं, तो क्या मैं उसकी बात को प्रॉपर तरीके से सुन सकूंगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉपर तरीके से बात को सुना जा सके। तो सबसे अहम पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में वो है कि हमें एक एक्टिव लिसनर बनना है। सिर्फ लिसनर नहीं, एक्टिव लिसनर, ताकि जो सामने बैठा बंदा है उसे ये लगे कि ये मेरी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरी बात को समझ रहा है, ये मेरी बात को अहमियत दे रहा है। तो कॉमनली लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन करते हैं या किसी महफिल में जाते हैं तो जो ही अपनी बात वो कह लेते हैं, लेकिन जो ही सामने वाला बंदा अपनी बात शुरू करता है वो किसी ना किसी चीज में बिजी होते हैं। आजकल तो मोबाइल फोन है, बार बार फेसबुक के ऊपर आपके वो नोटिफिकेशंस चल रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चल रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या बातचीत में आप ये समझते हैं कि मुझे कोई एक्सीलेंस को परस्यू करना है, तो जब भी आपको बात सुनने का मौका मिले किसी की, तो आप
बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उसकी बात को सुने। तो जब आप उसकी बात को सुनेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो अपनी बात को कैरी भी करेगा और बात करना भी पसंद करेगा। एक और अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नुक्ता है वो मैंने लिया है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स में क्लासिक का दर्जा रखती है। जिस तरह क्लासिक लिटरेचर है, इस तरह ये जो बुक है वो क्लासिक का दर्जा रखती है। ये आज तक जब से ये किताब छपी, इसका कोई तकरीबन 50 से ज्यादा जुबानों में तर्जमा भी हो चुका। तो जब से ये किताब छपी है उसका हर बड़ी जुबान में तर्जमा जरूर हुआ है। आप जिंदगी में अगर आपको कहीं से ये किताब मिल जाए तो आप इसको जरूर अपनी जिंदगी में ऐड कीजिएगा। तो वो जो इसका जो क्रक्स है वो मैं एक लाइन में बताता हूँ आपको कि वो जो स्टीफन आर कवी थे, उन्होंने इस किताब में जो मौजू बनाया वो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने असर छोड़ा इंसानियत के ऊपर, उनमें क्या क्वालिटीज थी, किन एरियाज के ऊपर उन्होंने काम किया, या जो आपको कह लें कि उनके जो सॉलिड एरियाज थे वो कौन से थे। तो एक दिहाइयों की रिसर्च के बाद उन्होंने ये किताब हम इंसानियत को दी, और ये यकीन कीजिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। तो इसमें एक बड़ा ही एक अहम पॉइंट जो स्टीफन आर कवी ने हमें बताया वो ये फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं। हम जब भी किसी जगह पे जाते हैं या किसी कम्युनिकेशन करने का हमें मौका मिलता है तो यकीन कीजिए हमें सामने वाले बंदे की बैकग्राउंड का बिल्कुल पता नहीं होता कि वो उसकी क्या बैकग्राउंड है या वो कौन सी बात है जो हमें समझाना चाह रहा है। हम चुप भी इसलिए करते हैं ताकि रिएक्ट कर सके, ताकि जवाब दे सके। आपने कॉमनली इस रवैये को ऑब्जर्व किया होगा, चल पहले तू बोल ले। यानी कि हम अपने नुक्ते से विथड्रॉ करने के लिए, अपने नुक्ते से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। सामने वाला बंदा बात कुछ समझाना चाह रहा होता है, हम उस बात का कुछ नया मतलब अखज़ कर लेते हैं और देन गड़बड़ हो जाती है। अब पहले ठंडे तरीके से, ठंडे दिल से सामने वाले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। उसके बाद आप बड़े ही सॉलिड तरीके से लॉजिक को बुनियाद बना के उसके सामने अपना नुक्ता नजर रखिए। तो जब हम सामने वाले बंदे को समझ जाते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या ये समझाना चाह रहा होता है, वो बाज दफा इस तरह भी होता है कि खासा दी का लामा आगे करनी नहीं मुनासिब, तो बात तो बिल्कुल ठीक होती है। जैसे मंसूर हिलाज के जो गुरु थे, उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि ये मंसूर हिलाज थे, इन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने कहा कहता ठीक था लेकिन बात गलत लोगों के सामने कर गया। तो बाज दफा हम बिल्कुल ठीक भी होते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक भी होता है, लेकिन सामने वाले बंदे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हमारी बात को अब्जॉर्ब कर सके या उसको समझ सके। तो बराए मेहरबानी जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें या किसी महफिल में कम्युनिकेशन को आप बेस बना के कोई बात करना चाहें तो वो जो सामने वाले लोग हैं उनके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनका बड़ा खास ध्यान रखा कीजिए कि किसी बात, या इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि उर्दू पोइट्री में बाज़ दफ़ा लोग बड़े शकील और बड़े भारी लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर जाते हैं और बाज़ दफ़ा लोग सिंपल अल्फाज में भी बात बयान कर जाते हैं, और जो शकील और भारी लफ्ज़ हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना वो हर इंसान के बस की बात नहीं। तो जो चौथा पांचवा पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रखा कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। पहले बात समझ लें फिर बात को समझाएं। आखिरी जो बात मैं आपके सामने रखूंगा कि हमारा जो बाइसिज्म है इंसान के साथ, वो हर इंसान के साथ बिल्कुल एक जैसी तो नहीं, लेकिन हर इंसान के साथ जरूर कहीं ना कहीं वो अटैच होती है। हम उस बाइसिज्म से बाहर ही नहीं निकल सकते। हम सामने वाले बंदे को बिल्कुल ही कह लेंगे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या किसी शख्स को बिल्कुल ही हल्का तस्वुर कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमारा जो एक्सपोजर है, हमारा जो कह लें कि ज़िंदगी के हवाले से जो तजर्बा है, अगर वो वर्सटाइल नहीं तो फिर भी हम कम्युनिकेशन में मार खा जाएंगे। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि हर किस्म की मजलिस में आप ज़रूर जाया कीजिए, बैठा कीजिए। जैसे
पोइट्री है, जैसे लिटरेचर है, जैसे मौसीकी है, तो अगर या मुख्तलिफ जो हमारे जो मजहबी मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक तालिब इल्माना रवैये के तौर पे होना चाहिए। हर किसी से सीखें, हर किसी के जो ख्यालात हैं, जो उसके थॉट्स हैं, वो आप समझ लें, देख लें, सुन लें। अगर आपको किसी के साथ डिसएग्री करना है, किसी के साथ इख्तलाफ करना है, तो वो भी बिल्कुल लॉजिक की बुनियाद पे होना चाहिए, वो इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। ये जो इज़्म है इनसे बाहर निकलें। हर जो बड़ा आदमी है, हर जो बड़ा इंसान है, जो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो आपका एक्सपोजर है लाइफ के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, वो एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का हो। जब भी आप किसी नई मजलिस में जाएंगे, मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि उस्मान साहब ये बताइए कि अब हर इंसान के साथ कैसे कनेक्ट कर जाते हैं, कैसे वो कनेक्शन बना लेते हैं, वो घंटा घंटा आपकी जान ही नहीं छोड़ता। तो गुजारिश सिर्फ यही है, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं आपके सामने आज ये नुक्ता रखता हूँ कि जो आपका जो एक्सपोजर है जिंदगी का, वो बहुत काउंट करता है। आपको किसी महफिल में लगे कि मेरे से पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, तो आप वहाँ पे तालिब इल्म बन जाइए। हर महफिल बोलने वाली नहीं होती, हर महफिल बात सुनाने वाली नहीं होती। किसी महफिल में जाकर सुनना भी पड़ता है। किसी महफिल में इंसान इसलिए भी जा सकता है कि मैं वहाँ से लर्न कर सकूँ। तो अगर हमारा जो रवैया है वो तालिब इल्माना होगा, तो हम हर इंसान से सीखेंगे, हर शख्स से सीखेंगे, और जो ही उस मकतबा फ़िक्र का दूसरा इंसान हमें ज़िंदगी में मिलेगा, तो यकीन करें कि वो जो आपका पिछला वो जो एक्सपीरियंस था, वो आप उसके साथ शेयर करें, और उससे सीखने के लिए आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। तो बराए मेहरबानी स्ट्रक ना हो ज़िंदगी में किसी एक मकतबा फ़िक्र के साथ अटैच ना हो। आपका वो जो ज़िंदगी का जो वैरायटी है उसको ज़रूर कबूल करें आप। तो आखिरी नुक्ता मैं इस प्रोग्राम का आपके सामने रखूँगा कि इस दुनिया में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया में रंग रंग के सकाफ़तें हैं, रंग रंग की कह लें कि तहजीबें हैं। हर तहजीब की अपनी चाशनी है, हर कल्चर की अपनी पॉजिटिविटी है, हर कल्चर की कुछ थोड़े से डार्क एरियाज़ भी हैं, थोड़े से लूज एरियाज़ भी हैं। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमें वो जो वैरायटी है उसे कबूल करना चाहिए। हमें दूसरे कल्चर का, दूसरे मज़ाहब का हमें एहतराम ज़रूर करना चाहिए। उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो सेइंग्स हैं, उनके जो बड़े लोग जो थे, जैसे सिखिज़म के जो गुरु नानक थे, इस तरह जो बड़े हर मसलक के, हर मकातबे फ़िक्र के, हर मज़हब के आपको बड़े लोग हैं, उनका एहतराम हमें ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम किसी शख्स से उलझते हैं तो यकीन करें कि वो महफिल का मज़ा भी ख़राब होता है और हमारा अपना मूड भी ख़राब होता है। तो आखिरी लाइंस के साथ मैं इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि हमें जो वैरायटी है, कुदरत ने जो रंग रंग की दुनिया पैदा की, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं, कहीं थोड़े से रेडिश लोग हैं, कहीं करली बालों वाले हैं। एक चीज़ के साथ तो ये दुनिया नहीं पैदा की गई, दुनिया में बहुत सी वैरायटी है। तो उन सब का आप एहतराम ज़रूर कीजिए और हर लम्हे कुछ सीखा करें, कुछ तालिब इल्माना रवैया भी ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।